everyone, good morning. This is Surabhi Tiwari with today's brand new topic, that is National Education Policy 2020. So what is National Education Policy, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। तो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मसौदा तैयार किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, ये 650 पेजों का है। तो जो ये इतना बड़ा है कि इसको एक टाइम में और एक टीचर के थ्रू हम इसे कवर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसको जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं वो अप टू 5 क्लासेस क्या चेंजेस हुए हैं, उनमें क्या बदलाव हुए हैं और किस तरह से ये मसौदा तैयार किया गया है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। उसके बाद 6 to 8 आपको दूसरे टीचर्स के थ्रू आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, अप टू 5 में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐड करी गई हैं, रिमूव करी गई हैं, उन सब के बारे में बताती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि सीखने और सिखाने की क्रिया, यानी सीखने और सिखाने की क्रिया को हम कहते हैं शिक्षा। और इस शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं उसी को हमने कहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो क्या आप ये समझते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले कोई बदलाव नहीं हुए? ऑफ कोर्स हुए हैं। हमारी इंडिया में टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग समय समय पे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स शिक्षा को लेकर हुए हैं। लेकिन जब शिक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट, सुधार, चेंज या फिर ये कह सकते हैं रेवोल्यूशन आता है, तब हम उसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो क्या इससे पहले कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू नहीं हुई थी? तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अब तक की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये 3rd नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। उससे पहले 2 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोमुलगेट की गई है इंडिया में, ठीक है। बट ये 21st सेंचुरी की पहली है। अब तक की 3rd है, बट 21st सेंचुरी की ये पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो यहाँ पर इंडिया में अब 2022 तक पूरे भारत पे लागू कर दी जाएगी। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके मोटिव्स क्या हैं और इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य ये रखा गया है कि इसमें राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार की मदद से जो देश की जीडीपी है उसका 6% इन्वेस्ट करने वाली है। अब तक क्या होता था, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति या जो एजुकेशन हम अभी तक लेते आ रहे हैं, जो चल रही है, उसमें 1 इन्वेस्टमेंट था देश की जीडीपी का। फिर इसको बढ़ाकर 4.43% की गई है। लेकिन अब जो लक्ष्य रखा गया है कि देश की जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट होगा आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एजुकेशन में। इसका मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है कि स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी और स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी न्यूमरस स्किल्स होती हैं। उन स्किल्स को डेवलप करना, उन्हें एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना और एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स कि हमारे यहाँ 35% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही एजुकेशन छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, वो प्राइमरी स्तर की शिक्षा भी नहीं लेते हैं। तो उन सभी को 2030 तक उन सबको एनरोल करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, यही लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। जैसे मैंने बताया कि ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लेवल पे बदलाव नहीं है, यहाँ पे प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा में बदलाव किए गए हैं। दूसरा लक्ष्य ये भी है कि 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में या उसके आसपास एक ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना है जो बहुविषयक यानी मल्टी सब्जेक्ट्स वाला इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पे बच्चे को उसकी मनपसंद एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस लक्ष्य के साथ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई है। इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उस वक्त इंडिया की, आपको पता है, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन और एजुकेशनल कंडीशन सारी वर्स्ट थी। उस वक्त हमारे भारत के
पहले शिक्षा मंत्री, उस वक्त शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो फ्री इंडिया के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने इलिटरेसी जैसी समस्या को लेकर बहुत सारे प्रपोजल्स रखे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्पॉन्सर करी, बहुत सारी चीज़ों में सुधार के लिए उन्होंने जो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे रिक्वेस्ट की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर, उन्हीं के जो उन्होंने मिशन रखा था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया था कि हम शिक्षा के स्तर पे कुछ सुधार करने वाले हैं। उसकी वजह से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए। कौन कौन सी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन, इन सब ने अपने अपने लेवल पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। आपको मैं बता दूं, जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी 1968 में जो हुई थी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो शिक्षा नीति को प्रमोलगेट किया था वो कोठारी मिशन की रिकमेंडेशन पे किया था। कोठारी मिशन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्बन और रूरल एरियाज में किस तरह से इलिटरेसी स्प्रेड है, क्या क्या इसमें कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में चलाई गई थी। ओके, अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि ये किसके टाइम में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चली है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि अब तक जो शिक्षा में जो मुझे लगता है कि जो सबसे अहम बदलाव था वो क्या था? आरटीई क्या है? हम सबको पता है कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कंसिस्ट किए गए हैं। उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 21A। ये आर्टिकल हमें कौन सा राइट देता है? ये आर्टिकल हमें राइट देता है आरटीई, यानी राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी गई थी, यानी कि अब बच्चा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क प्राप्त करेगा। ओके, सो जो फर्स्ट एनईपी है जो प्रमोलगेट की गई थी, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट है वो किसके टाइम में हुई थी? वो हम हुई थी आपकी, ईयर कौन सा था? 1968। कौन थी इस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर? मिसेस इंदिरा गांधी। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी वो मिसेस इंदिरा गांधी थी। जो सेकेंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, वो इसको याद करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है 1986। ये किसके टाइम में हुआ था? ये लेट मिस्टर राजीव गांधी। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। इसके बाद भी एक रिफॉर्म हुआ था। किसमें हुआ था? 1992 में। इसको मैं कोई नाम नहीं देती हूँ, ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में। किसमें हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 1992 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें जो महिलाओं की शिक्षा है उस पर फोकस किया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा सुधार नहीं था, तो इसको हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंक्लूड नहीं किया है। और थर्ड है जो अभी 2020 में प्रमोलगेट की गई है बाय द मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इस तरह ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है अब तक की तीसरी, इससे पहले 34 वर्ष पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में मिस्टर राजीव गांधी के टाइम में, और उसके पहले 1968 में मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी, जो कोठारी मिशन की रिकमेंडेशन पर तैयार की गई थी। ठीक है, 1992 में मैंने आपको बता दिया पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में एक चेंजेस हुआ था और उसमें महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा है, इसे किसने तैयार किया है, इसमें कितने मेंबर्स थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये मैं आपको बताती हूँ।
ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा है, इसको तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? ये कमीशन है जिसका नाम था कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन ये समिति थी जिसमें मेंबर्स कितने थे? 9 मेंबर, यानी 9 मेंबर्स की एक समिति थी जिसका नाम कस्तूरी रंगन था। और इसके जो चेयरमैन थे, यानी जो इसके अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा मसौदा तैयार किया गया है, वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब ये है कौन? कस्तूरी रंगन जी ये है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि ये फेमस स्पेस साइंटिस्ट है जो इसरो में काम करते थे। इसरो कौन? इसरो के बारे में आपको पता होगा। ये इसरो के स्पेस साइंटिस्ट हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके साथ साथ ये फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे। इन्होंने ये पूरा मसौदा तैयार किया है 9 लोगों की मेंबरशिप के साथ। और उसके बाद इसको तैयार करके ये जो समिति है इसका गठन कब हुआ था? इस समिति का गठन हुआ था 2017 में। उसके बाद 2019 में मई 2019 ठीक है, इसको कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। समिति तैयार हुई 2017 में, मई 2019 में इसको कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है 29 जुलाई 2021 इसमें इसको मंजूरी मिल गई केंद्र सरकार के द्वारा। यानी अब ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 में देश के सभी राज्यों में ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको प्रोमुलगेट यानी कि लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये अब तक कहीं लागू नहीं हुई। आपको मैं bता दूं कि देश के अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसने इसको लॉन्च कर दिया है। वो राज्य कौन से हैं? मेघालय, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। ये अब तक के वो सबसे पहले राज्य बन चुके हैं जहां पर नई शिक्षा नीति है वो प्रोमुलगेट की गई है। और 2022 इसलिए लक्ष्य रखा गया क्योंकि जो पेंडेमिक थी कोविड-19 था जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा डिले होना पड़ा, वरना शायद अब तक ही पूरे भारत में लॉन्च भी हो जाती। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ साथ ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा समिति जो नीति है इसके साथ साथ और क्या बदलाव हुए। तो इसमें जो और इम्पोर्टेंट बदलाव हुए हैं वो ये है, बदलाव के साथ साथ 2020 NEP बदलाव के साथ साथ जो MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल के अब इसको क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मानव MHRD का नाम परिवर्तित करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। लेकिन इसके पहले यानी 1985 में इसको शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। राजीव गांधी जी ने इस शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया था, जिसको पुनः बदल के 2020 में शिक्षा मंत्रालय किया गया है। यानी इसी मंत्रालय के अंतर्गत ये सारे सुझाव दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके हेड कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके हेड हैं रमेश पोखरियाल। बट 7
जुलाई 2020 में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अभी भी पोस्ट वैकेंट है, तो अब तक हम यही कहेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके हेल्थ कौन है, रमेश पोखरियाल जी। अब डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या था 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी और 2020 में जो आने वाली है उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो पहले आप ये समझ लो कि 1986 जो एनईपी थी उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका सबसे पहले जो उद्देश्य था वो ये था कि शिक्षा में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। दूसरा, जो मीडियम हो वो मातृभाषा हो, रीजनल लैंग्वेज हो, और एजुकेशन को प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल तक डिवाइड किया गया था। प्राइमरी सेकेंडरी मीन्स कि 10+2+3 बच्चा 6 वर्ष में कक्षा 1 में एडमिशन लेता था, वो 10 साल यानी कि वो पूरा आपके 16 साल तक वो कक्षा 10 पढ़ता था, 10th पढ़ता था, जिसमें उसको सामान्य विषय के साथ पढ़ाया जाता था। फिर वो 11th 12th 2 इयर्स करता था, जिसमें उसको सब्जेक्ट को चुनने की फ्रीडम मिली थी, और फिर वो हायर एजुकेशन के लिए ये 3 इयर्स करता था, यानी ग्रेजुएट करता था। तो अगर हम अपने स्कूल लेवल पे देखें तो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट कौन सा है, 10+2। अभी तक जो RTE थी उसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी, बट अब क्या हो रहा है कि 3 से 18 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जो ऑन पेपर ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बहुत ही अच्छी है। अगर ऐसा सचमुच ये जैसा इसका बनाया गया है, जैसे इसका मसौदा तैयार किया गया, अगर सेम वैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है तो भारत जो आज एजुकेशन पे 11वें स्थान पे है, आई होप कि वो पक्का है कि वो कहीं ना कहीं आगे भी विश्व में बाकी देशों के साथ भी स्टैंड करेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी जो ये स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, ये जो 2020 है इसमें बदल दिया गया है। अब वो क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए समझना जरूरी है। NEP 2020 में जो एजुकेशन स्ट्रक्चर रखा गया है वो रखा गया है 5+3+3+4। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये 5+3+3+4 है क्या, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं आपको इसे समझा देती हूँ। ये हो गया, ये हम 5, ये 5 क्या है, ईयर्स है, यानी कि बच्चा अब 3rd क्लास में एडमिशन लेगा और वो 5 साल फाउंडेशन स्टेज पढ़ाई करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेज, यानी कि किस साल तक बच्चा किस स्टेज में होगा। फिर यहाँ पे हो जाता है एज, किस एज ग्रुप को बिलोंग करेगा, और उसके बाद जो उसका करिकुलर स्ट्रक्चर होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की है 5 ईयर। तो 5 ईयर क्या बच्चा पढ़ेगा, फाउंडेशन एज। इस फाउंडेशन एज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, 3 to 6 ईयर, 3 to 6 ईयर, 5 साल बच्चा फाउंडेशन एज में पढ़ेगा जो 2 पार्ट्स में है। पहला क्या होगा, 3 to 6 ईयर, यानी बच्चा 3 साल में स्कूल में प्रवेश लेगा और वो 6 साल तक पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, किसके अंतर्गत पढ़ेगा, आंगनवाड़ी प्रोग्राम के थ्रू। आंगनवाड़ी, जहां पे वो अपनी प्री स्कूलिंग करेगा। आंगनवाड़ी प्रोग्राम के थ्रू ये अपनी प्री स्कूलिंग करेगा। अभी मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि फाउंडेशन एज में किस तरह की उसको एजुकेशन मिलेगी। दूसरे जो यहाँ पे, तो ये 3 इयर्स हो गए, ये 3 इयर्स हो गए। अब दूसरे जो फाउंडेशन एज में जो 2 इयर्स होंगे, ये भी कौन सी कहलाएगी, फाउंडेशन एज ही कहलाएगी। इसमें बच्चा आएगा 6 to 8 इयर्स। यहाँ पे एज ग्रुप क्या होगी, 6 to 8 इयर्स। और कौन सी क्लास कवर करेगा, वो क्लास कवर करेगा 1 and 2। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में लोग पीजी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ते थे, फिर क्लास 1 and 2 पढ़ते थे। तो क्लास प्री से लेकर यानी पीजी से लेकर क्लास जो वर्ष है 3 से लेकर बच्चा 8 साल
प्री स्कूल से लेके क्लास 2 तक कवर करने वाला है। ठीक है, ये कौन सी स्टेज हो गई? फाउंडेशन स्टेज है, जो कितने साल चलने वाली है? 5 साल चलने वाली है। तो ये 5 आपको क्लियर हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट 3। इस +3 में बच्चा क्या पढ़ने वाला है? यहाँ पर वो होगा प्रेपरेटरी स्टेज, यानी कि प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा कौन सी एज कवर करने वाला है? 8 to 11। किस क्लास को कवर करने वाला है? 3 to 5। ओके, ये हो गई आपकी प्राइमरी यानी प्रेपरेटरी स्टेज, प्राइमरी शिक्षा, एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं। वर्ष किस एज ग्रुप के बच्चे होंगे? 8 to 11। और कौन सी क्लास कवर करेंगे? 3 to 5। ये हो गया +3, ये क्लियर हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट दिस 3। ये 3 साल क्या करेगा? मिडिल एज। ये किस एज में आएगी? मिडिल एज। ये होगी मिडिल एज। मिडिल एज में वो कितने इयर्स कवर करने वाला है? 11 to 14 इयर्स। जब अभी 14 इयर्स तक की बच्चों की फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन आरटी के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही थी, जो अब बढ़ चुकी है। तो 11 to 14 इयर्स वो एज कवर करेगा। क्लासेस कौन सी कवर होगी? 6 to 8। बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव इस क्लास से आने वाले हैं। इसमें आते आते बच्चा वेल नॉलेजेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका मैंने आपको मोटिव बताया ना कि क्वालिटी और स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो वो सारी स्किल्स को सीखने के बाद अब वो अपने जो फाउंडेशन है उसको जो वो बनना चाहता है, करना चाहता है, जो वो लर्न करना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, वो इस ईयर में करना चाहता है। तो ये जो मिडिल एज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बच्चे की जो कैरियर फॉर्म करने में बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 4 है वो आपकी हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज। ये आपकी आएगी सेकेंडरी एज, जिसमें क्लासेस कौन सी कवर होने वाली है? 14 to 18। ये एज ग्रुप है और क्लासेस आपकी कवर होंगी 9 to 12। मैंने आपको बताया कि 10th तक बच्चा एक सामान्य विषयों के साथ पढ़ता था। वो जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल मैथ्स पढ़ता था। बट अब आपको फ्रीडम होगी कि वो अपने जो सब्जेक्ट्स है मन के अकॉर्डिंग जो वो विश करता है वो चुन सकता है फ्रॉम क्लास 9। ये एक बहुत बदलाव हुआ है। दूसरी, अब संस्कृत को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी जितनी हिंदी और इंग्लिश है। अब 3 लैंग्वेज होंगी, जो बच्चा चाहे तो वो संस्कृत भी चुन सकता है। क्यों संस्कृत को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है? आपको पता है कि अब तक की सबसे पुरानी देववाणी संस्कृत को कहा गया, और संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, ये प्रूव हो चुका है, और कंप्यूटर के लिए भी ये एक बेस्ट लैंग्वेज मानी गई है। तो इसलिए अब संस्कृत को भी फोकस किया जाएगा। आई होप कि आपको ये जो है आपको क्लियर हो गया है। 5 + 3 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज होगी, जिसपे बच्चा पढ़ाई करेगा अपनी प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी तक की स्टेज। फिर 3 इयर्स वो पढ़ेगा 3 to 5, 3, 4, 5 क्लासेस पढ़ने वाला। फिर 3 इयर्स में मिडिल एज और 4 इयर्स वो सेकेंडरी होगा, जिसमें 9 to 20 क्लासेस कवर की जाएंगी। ये जो पूरा बदलाव और जो सुधार किया गया उसका मेन मोटिव यही है कि बच्चों को अपनी स्किल्स को, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी जो स्किल्स है बच्चा वो पहचान नहीं पाता है। तो ये जो फाउंडेशन स्किल है उसमें उसको पता चलेगा कि उसके अंदर की आर्ट क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। अभी तक हमने सिर्फ 4 स्किल्स के बारे में सुना है, वो है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उसके अलावा भी कुछ स्किल्स है, जैसे आर्ट्स है, गेम्स है, म्यूजिक है, डांस है। इन स्किल्स को भी उसको प्रमोट करने का पूरा चांस मिलेगा। NEP 2020 अब इसमें होगा क्या? अब मैं बता देती हूँ कि फाउंडेशन स्टेज में जो सुधार होने वाले वो क्या है। फाउंडेशन स्टेज मीन्स वो 5 ईयर जो बच्चों की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट है। इस 5 ईयर में बच्चा अगर एजुकेशन से दूर भाग गया, अगर वो डर गया, तो फिर वो आगे स्कूल में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो मोटिव रखा गया है वो ये रखा गया है कि बच्चे के अंदर के डर को रिमूव करना। ठीक है, वो रिमूव कैसे होगा? तो 5 तक की ईयर्स में जो फाउंडेशन स्टेज
है उसमें जो मीडियम होगा पढ़ाई का, जो मीडियम होने वाला है वो क्या होगा, आपकी मदर टंग। यानी फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा मदर टंग में, मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा या फिर रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। अब ऐसा क्यों किया है ये भी मैं आपको बता दूं। यूरोप की ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़्यादा जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो या तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, या फिर रीजनल लैंग्वेज है। तो यूरोप से इंस्पायर होकर इसे रखा गया है। 5 साल का जब 3 साल का बच्चा स्कूल आता है तो उसके घर का माहौल कुछ और होता है, वो कुछ ही और लैंग्वेज में सीख के आता है, और एकदम से जब हम उस पर इंग्लिश का बर्डन डाल देते हैं तो बच्चे के अंदर डर हो जाता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए, उसको ज़्यादा सहूलियत देने के लिए, वो अपनी शिक्षा को अच्छे से समझ सके, इसलिए इसका जो माध्यम अब उसकी अपनी लैंग्वेज होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैंडेटरी है कि बच्चे को सिर्फ मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। अगर बच्चा या पेरेंट्स चाह रहे हैं तो वो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ बॉर्डर नहीं है कि नहीं बच्चा सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज में पढ़ेगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि बच्चे का जो स्कूल का डर है वो रिमूव हो जाए। डर से मुझे याद आया कि जब मैं NEP के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर रही थी तो मुझे एक स्टोरी उन्होंने सुनाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों के अंदर का स्कूल का डर क्या होता है। तो एक कसाई था, वो बकरे को लिए जा रहा था, बकरा बहुत रो रहा था। उधर से एक पिताजी भी अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहे थे। तो उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा ये बकरा इतना रो क्यों रहा है। तो उसने बोला बेटा वो कसाई है, वो बकरे को काटने के लिए लेके जा रहा है। तो बच्चे ने कहा ओह, मैंने सोचा कि उसे स्कूल ले जा रहा है। यानी उसके लिए कटने से कहीं ज़्यादा डर स्कूल का होता है। तो उस डर को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस चलाया गया है कि हम मदर टंग पे फोकस करेंगे। दूसरी चीज़, अब बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होगा किस एज में, फाउंडेशन एज में। क्यों, बच्चा एग्ज़ाम से बहुत डरता है। दूसरी, कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा, होमवर्क का भी डर होता है। यानी जितनी भी फोबिया है एग्जाम को लेकर, होमवर्क को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, उस सबको खत्म कर दिया गया, उसको अबॉलिश करने की कोशिश की गई है। इसका फ़ायदा मिलेगा कि बच्चा अपने स्कूल्स में ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, उस पर कुछ भी लैंग्वेज पढ़ने का बर्डन नहीं होगा, वो सीखेगा कहानियों से, कविताओं से, खेल कूद से। यानी जो बच्चा घर पे खेल रहा है वही वो स्कूल में खेलेगा, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। अब उसको जो खेल खिलाए जाएंगे या जो कहानी सुनाई जाएगी, जो पोएम सुनाई जाएगी, उससे वो कुछ लर्न करेगा। ओके, इसके लिए एक पैनल भी तैयार किया गया है। आपको पता है हमारा जो सिलेबस है वो 15 साल पहले चेंज हुआ था। 15 साल के बाद अब सिलेबस चेंज हो रहा है जो टोटली आपका बेस्ड होगा एक्टिविटी पे। ऐसा एक शोध किया गया है और ऐसा पैनल तैयार किया जाएगा जो ऐसा बच्चों को एक सिलेबस तैयार करे जहाँ पर वो जो भी सीखे वो सिर्फ खेल कूद के माध्यम से ही सीखे। क्लियर? तो ये हो गई हमारी फाउंडेशन एज। अब हम बात करते हैं प्राइमरी। प्राइमरी जो मैंने आपको बताया था कि 3 to 5 ईयर, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, मुझे 5 तक आपको बताना है। तो 3 to 5 क्लासेस में क्या अमेंडमेंट होने वाले हैं, यहाँ पे बच्चा आगे। तो मैंने आपको बताया कि इस एज ग्रुप के बच्चों को खेलकूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें एक प्रॉपर सिलेबस होगा जो बच्चों की एक्टिविटी पे बेस्ड होगा, जहाँ पे बच्चा रीडिंग, राइटिंग और नंबर्स की नॉलेज सीखेगा। नंबर में कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, एक बेसिक नॉलेज के साथ वो आगे बढ़ेगा। थर्ड, प्रेपरेटरी स्टेज, यानी कि 8 to 11 ईयर, जो ये तो फाउंडेशन स्टेज की दूसरी है। प्रेपरेटरी स्टेज मतलब 5 क्लास। वहाँ पे बच्चा साइंस पढ़ने लगेगा, मैथ्स पढ़ने लगेगा, आर्ट पढ़ने लगेगा, म्यूजिक पढ़ने लगेगा, जो उसकी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करेगा। अभी तो बच्चे ने सिंपल खेल कूद कर सीख लिया, थोड़ी उसने राइटिंग सीख ली, रीडिंग सीख ली, लेकिन अब बेसिक नॉलेज, मैथ्स कैसे पढ़ाई जाएगी, साइंस कैसे पढ़नी है, साइंस में क्या चीज़ें हैं, मैथ और आर्ट्स कैसे है, डांस, म्यूजिक, इनके साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो वो धीरे धीरे ईजी टू हार्ड वे में आ रहा है, तो उसके लिए मुश्किल भी नहीं होगा और
हो सकता है ये जो अभी मदर टंग है, अभी ये प्रपोजल रखा गया है कि क्लास 5 तक है, बट इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसे क्लास 8 तक भी किया जा सकता है, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाए। और जो डर है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि बच्चा प्राइमरी स्तर पे भी स्कूल नहीं जाना चाहता और कुछ कारणों की वजह से बच्चे सेकेंडरी लेवल पे एजुकेशन जो छोड़ रहे हैं, तो उनको एनरोल करना भी इस NEP 2020 का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को फुलफिल करने के लिए ये सारी स्कीम्स बनाई गई हैं। आपको जो कोडिंग है, यानी जो अभी जो वर्चुअल क्लासेस के ई कॉमर्स की भी बात की जा रही है, कोडिंग की भी बात की जा रही है, तो जो कोडिंग सिखाई जाएगी वो किस क्लास ग्रुप के बच्चों को सिखाई जाएगी, वो मिडिल स्टेज में, यानी कि क्लास 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। ये किससे इंस्पिरेशन मिली है? ये चाइना से मिली है। चाइना आज से नहीं, बच्चों को बहुत पहले से कोडिंग सिखा रहा है, इसीलिए आज वो इतना डेवलप है, वहाँ इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, क्योंकि बच्चा क्लास 2 से ही उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो जाता है, जो अब हमारे यहाँ क्लास 6 से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, बट उसका जो स्टार्टिंग होगा वो भी आपकी मिडिल एज से होगा। बच्चे को फॉरेन जो भी लैंग्वेज जो भी अवेलेबल हो पाएंगी वो भी सिखाई जाएंगी। तो इस तरह से ये जो चेंजेस आए हैं अप टू 5 क्लासेस में, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर लिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि शायद मुझे मौका मिले तो मैं इस पर दूसरा वीडियो भी ज़रूर बनाना चाहूँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सर